दोस्तों, जरा सोचिए, आपके सामने दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी खड़ा है। वो आदमी जिस पर $25 मिलियन, लगभग 200 करोड़ रुपए का इनाम है। आपकी बंदूक लोडेड है, निशाना एकदम सेट है और आप बस ट्रिगर दबाने ही वाले हैं कि अचानक आपके बॉस का फोन आता है और वो कहते हैं, ऑपरेशन रोक दो। सुनकर खून खौल गया ना? आपको लग रहा होगा मैं किसी हॉलीवुड स्पाई थ्रिलर फिल्म की कहानी सुना रहा हूं, लेकिन नहीं। आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो 100% सच है। आज हम बात करेंगे उस भूत की जिसने 1993 में मुंबई को खून से नहला दिया था, दाऊद इब्राहिम। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हमारी खुफिया एजेंसी रॉ ने इस मोस्ट वांटेड डॉन को मारने का पूरा जाल बिछा लिया था, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने इतिहास बदल दिया। कहानी शुरू होती है 1993 के मुंबई सीरियल ब्लास्ट्स के बाद। इन धमाकों के बाद दाऊद भारत से फरार हो गया, लेकिन वो गया कहाँ? वो जाकर छुप गया पाकिस्तान के कराची शहर में। वहाँ के एक बहुत ही पॉश इलाके क्लिफ्टन में उसने अपना अड्डा बनाया, जिसे वो व्हाइट हाउस कहता था। वहाँ उसे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का पूरा प्रोटेक्शन मिला हुआ था। अब आता है साल 1994। हमारी खुफिया एजेंसी रॉ ने तय किया कि अब बहुत हो गया, इसे इसके घर में घुसकर मारेंगे। इस मिशन का नाम रखा गया ऑपरेशन व्हाइट हाउस। लेकिन रुकिए, रॉ ने अपने मिलिट्री कमांडोज नहीं भेजे। क्यों? क्योंकि अगर वो पकड़े जाते तो पाकिस्तान इसे युद्ध का बहाना बना लेता। इसलिए रॉ ने एक मास्टरमाइंड चाल चली। उन्होंने दाऊद के ही पुराने दुश्मन छोटा राजन गैंग के 4 बेहद खतरनाक और ट्रेंड हिटमैन असासिन्स को चुना। इन चारों को हथियारों और एक्सप्लोसिव्स की खास ट्रेनिंग दी गई। इन्हें काठमांडू ले जाया गया, जाली नेपाली पासपोर्ट दिए गए और वहां से कराची भेज दिया गया। दाऊद के घर व्हाइट हाउस की पूरी रेकी हो चुकी थी। हथियार कराची के एक सेफ हाउस में पहुंच चुके थे। सोचिए, वो 4 शूटर दाऊद के घर के बाहर घात लगाए बैठे हैं। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा है, बस एक इशारे का इंतजार है। लेकिन तभी दिल्ली से एक फोन आता है। उस वक्त के हमारे प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव की सरकार ने अचानक आदेश दिया, प्लान को होल्ड पर डाल दो, मिशन अबॉर्ट। जी हां, बिल्कुल आखिरी सेकंड में सरकार के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। उन्हें लगा कि अगर ये शूटर पकड़े गए तो इंटरनेशनल लेवल पर भारत की बदनामी होगी, और इस एक झिझक की वजह से दाऊद आज तक जिंदा है। क्या आपको लगता है कि भारत सरकार का यह फैसला सही था? नीचे कमेंट्स में अभी लिखकर बताइए, यस या नो। लेकिन दोस्तों, बात सिर्फ एक मौके की नहीं है। 1994 में ही हमने दाऊद को पकड़ने के कई और गोल्डन चांस मिस किए। क्या आपको पता है कि 1994 में ही हमारी इंडियन एयर फोर्स IAF ने दाऊद के प्राइवेट प्लेन को हवा में ही उड़ने के बाद इंटरसेप्ट करने का प्लान बनाया था? रॉ को खबर थी कि दाऊद एक स्पेशल एयरक्राफ्ट से जेद्दाह और सिंगापुर जाता है। प्लान था कि जैसे ही उसका प्लेन पाकिस्तानी एयर स्पेस से बाहर निकलेगा, हमारे फाइटर जेट्स उसे घेर कर सीधा मुंबई में लैंड करवाएंगे। लेकिन यहां भी सरकार ने एंड मौके पर पैर पीछे खींच लिए। और सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि 1994 में खुद दाऊद सरेंडर करना चाहता था। जी हां, वो अपनी जान को लेकर इतना डरा हुआ था कि उसने तत्कालीन CBI अधिकारी नीरज कुमार और मशहूर वकील राम जेठमलानी से 3 बार बात की थी। लेकिन सरकार ने उसकी कुछ शर्तें मानने से इनकार कर दिया और बात वहीं खत्म हो गई। खैर, ये तो 90 के दशक की बात थी। अब फास्ट फॉरवर्ड करते हैं साल 2013 में। रॉ ने एक बार फिर दाऊद को मारने का खुफिया मिशन बनाया। इस बार 9 भारतीय एजेंट्स की एक स्पेशल टीम बनाई गई, जिसे नाम दिया गया सुपर बॉयज। सूडान, बांग्लादेश और नेपाल के नकली पासपोर्ट के साथ ये टीम पाकिस्तान में घुस चुकी थी। उन्हें पता था कि दाऊद रोजाना अपनी क्लिफ्टन रोड वाली हवेली से डिफेंस हाउसिंग सोसाइटी जाता है। रास्ते में पड़ने वाली एक दरगाह के पास हमारे कमांडोज ने पोजीशन ले ली। उंगलियां ट्रिगर पर थीं। दाऊद बस कुछ ही दूरी पर था। और इस बार क्या हुआ? फिर से वही कहानी। भारतीय एस्टेब्लिशमेंट, सरकार से एक रहस्यमयी कॉल आई। मिशन कैंसिल करने का आर्डर मिला और दाऊद एक बार फिर मौत के मुंह से बचकर निकल गया। सोचकर देखिए, अगर 1994 या 2013 में उन एजेंट्स को वो ट्रिगर दबाने दिया जाता
तो शायद आज अलकायदा और लश्कर-ए-तैयबा जैसे संगठनों की कमर टूट चुकी होती, जिन्हें दाऊद अपनी ड्रग और हवाला की कमाई से फंडिंग देता था। आज भी वो कराची के अपने व्हाइट हाउस में एक भूत की तरह रहता है और पाकिस्तान पूरी दुनिया के सामने सफ़ेद झूठ बोलता है कि दाऊद उनके देश में नहीं है। तो दोस्तों, आपका इस पूरे मामले पर क्या सोचना है? क्या सरकारों की ये पॉलिटिकल झिझक हमारे सिस्टम की सबसे बड़ी कमजोरी है, या फिर इंटरनेशनल प्रेशर वाकई में इतना ज़्यादा होता है कि हम एक्शन नहीं ले पाते? कमेंट्स में मेरे साथ अपनी राय ज़रूर शेयर करें, मैं आपके कमेंट्स पढ़ने वाला हूँ। अगर आपको ये अनसुनी और डिक्लासिफाइड कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके वो बेल आइकॉन ज़रूर दबा दें ताकि ऐसी कोई भी रियल स्टोरी आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और सच के साथ। तब तक के लिए सवाल पूछते रहिए और जागरूक बने रहिए। जय हिंद।